पाई की वैल्यू आर्किमिडीज ने नहीं, भारत में बुद्धायन ने खोजी थी। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस के पहले भारत में बुद्धायन जी ने खोजी थी। लेकिन हाल फिलहाल में मैं सुन के समझ के चौंक गई कि सिगमंड फ्रॉइड जैसे महान साइकोलॉजिस्ट ने भी भगवत गीता से कॉन्सेप्ट्स चुराए हैं। कुछ दिनों पहले मैं भगवत गीता सुन रही थी, जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम 3 गुणों को लेकर पैदा होता है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। तामसिक गुण, जिसमें इंसान के अंदर एक पशुता होती है, वो बस जल्दी से जल्दी अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है, वो सही गलत समझना नहीं चाहता। तामसिक गुणों में अज्ञानता, अंधकार और मोह है, ठीक वैसे ही जैसे दुशासन में है। राजसिक गुण में होते हैं जुनून, बड़ी इच्छाएं, बदलाव की मांग, ठीक वैसे ही जैसे कि दुर्योधन में है। और सात्विक गुणों में होते हैं सद्भावना, संतुलन, ज्ञान, उत्कृष्ट व्यवहार, ठीक वैसे ही जैसे राजा युधिष्ठिर में है। सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में आने लगा, और तभी मेरे दिमाग में एक बत्ती जली और मुझे लगा कि ये तो मैंने पहले कहीं सुना हुआ है। तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सिमिलर है इड, ईगो और सुपर ईगो से। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार इंसान के मन के 3 हिस्से होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड बस जानवर जैसे इच्छाएं रखता है, मतलब तुरंत इच्छा पूर्ति चाहिए, वो चाहे जैसे भी मिले। वो भविष्य नहीं देखता, बस तुरंत चाहता है कि उसकी इच्छा पूर्ति हो, यानी कि इरोस प्राप्त हो उसे। और उस इरोस को प्राप्त करने के लिए वो थैनोस का इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, मतलब अग्रेशन का इस्तेमाल करना, उग्रता, क्रूरता का इस्तेमाल करना अपने काम को हासिल करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तामसिक गुण। इंसान के मन में होता है दूसरा हिस्सा सुपर ईगो, वो जो उसने अपने समाज और माता पिता से पाया है, वो सारे नियम कानून जिनके हिसाब से चलने पे समाज अच्छे से चल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि सात्विक गुण। और इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है ईगो। ईगो के अंदर बहुत सारी इच्छाएं भी हैं, लेकिन वो जानवरों जैसा नहीं सोचता, बैलेंस करने की कोशिश करता है, कहीं पे नियम मानने की कोशिश करता है, कहीं पे षड्यंत्र बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स तैयार कर सकता है ताकि इच्छा पूर्ति भी हो सके और हम समाज में भी जी सके, ठीक वैसे ही जैसे कि राजसिक गुण होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने अपने इन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया था अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस से, और 1920 के दशक में उन्होंने अपने काम को सारे वैज्ञानिक समाज के सामने रखा। उनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली थी उस वक्त। लेकिन हर रिसर्चर का एक दायित्व होता है कि वो ये भी लिखे कि जो भी मैंने ढूंढा है, लिखा है, इसके जैसा सिमिलर अगर कोई कंटेंट इससे पहले किसी और ने लिखा हुआ है तो मैं उसे भी एक्नॉलेजमेंट दूं। ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट सिगमंड फ्रॉइड ने भगवत गीता को नहीं दिया कि ठीक इसी तरीके के सिमिलर कॉन्सेप्ट्स भगवत गीता में भी है। फ्रॉइड ने यही कहा, मैंने जो भी समझा है अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते करते मेरी महान बुद्धि से मुझे पता लगा है। फ्रॉइड को अपने काम के लिए देश विदेश दुनिया भर में बहुत ख्याति मिली है। हर मनोविज्ञान का स्टूडेंट इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले मनोविज्ञान की पढ़ाई में पढ़ता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमने कभी ये नोटिस नहीं किया क्या कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से हमसे चुराए हुए हैं। ऐसा क्यों? पहला कारण मुझे लगता है कि हम विदेशियों के काम से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इम्प्रेस होते हैं। हम उनके टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस्ड है, उनके ज्ञान से इम्प्रेस्ड है, उनके भाषा से, उनकी जिंदगी से, उनके रहन सहन से हम बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम खुद कितने ज़्यादा गुणी हैं, कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमने हमारे देश में इजाद की हैं। ऐसा हो सकता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने इन कॉन्सेप्ट्स को चुराया नहीं, लेकिन इन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया। उसका एक कारण ये हो सकता है कि हमारे ऊपर जो विदेशी शासन कई सौ सालों तक चलता रहा, उसमें हमें दुनिया के सामने हमारे महान ज्ञान को प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से विदेशी लोग जान नहीं पाए कि जिन चीज़ों के बारे में वो अब बात कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में पहले ही हमारे महान ग्रंथों में बात हो चुकी है। अब समझने वाली बात यह है कि हो सकता है सिगमंड फ्रॉइड को पता नहीं कि तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण क्या हैं, लेकिन हमको तो पता है। फिर भी हम अपनी इजाद के बारे में, अपने मनोविज्ञान के बारे में, देसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? मैंने वेस्टर्न साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वेस्टर्न साइकोलॉजी पूरी तरीके से हमारे देश के लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती।
देश विदेश से लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं ऑनलाइन सेशंस के लिए, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि भले वो विदेश में रह रहे हैं लेकिन विदेशी साइकोलॉजिस्ट उन्हें समझ नहीं पाते, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, इसीलिए उन्हें किसी देसी साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करना ज्यादा ठीक लगता है। हमारे देश में जरूरी है कि हम विदेशी कॉन्सेप्ट्स को जरूर सीखें, लेकिन अपने देश के महारथियों ने जो काम किया हुआ है उन्हें भी हम सम्मान दें और उसे भी हम निरंतर सीखते जाएं। अब से जब भी आप कोई विदेशी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसे सुन के आपको लगेगा कि अरे ये तो पहले ही किसी हमारे देशी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, भले वो इड ईगो सुपर ईगो हो या चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हो, तो हमेशा याद रखना और अपने छात्रों को, अपने साथ के लोगों को बताना कि इन कॉन्सेप्ट्स को पहले हमारे देश में बनाया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में खूब शेयर कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।